हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने हिंदी की शुरुआत की थी और हिंदी में हमने 2 चैप्टर को बड़े अच्छे से समाप्त कर लिया था, जिनका नाम था, पहला चैप्टर हमने किया था वर्णमाला और दूसरा चैप्टर हमने किया था संधि। आज हम अपनी हिंदी का तीसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा समास। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है समास। क्या नाम है? समास। समास क्या होता है? यदि मैं आपको मौखिक रूप से बताऊं कि समास होता क्या है, तो समास एक प्रक्रिया है जो कि शब्दों का छोटा रूप करने में सहायक है। क्या है समास? समास एक प्रक्रिया है जो कि शब्दों का छोटा रूप करने में सहायक होती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यदि वो कभी आपसे पूछे इस समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। और संक्षेप को क्या कहते हैं? यदि मैं बिल्कुल आसान भाषा में लिखूं तो छोटा करना। यानी कि समास क्या होता है? समास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शब्दों को छोटा करने में सहायक होती है। क्या है समास? समास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शब्दों को छोटा करने में सहायक होती है। भैया कैसे? जैसे कि मैंने एक यहाँ पर लिखा, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? रसोई के लिए घर। तो क्या मैं इसका छोटा रूप भी कोई लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको छोटा करके लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? आप कहेंगे हम लिख सकते हैं इसको रसोई घर। क्या लिख सकते हैं हम इसको? रसोई घर। कोई अंतर आया? या तो मैं बोलूं रसोई के लिए घर, या मैं बोलूं रसोई घर, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। आप कहेंगे बिल्कुल एक ही है। तो इसमें से हमने किसको हटाया? आप कहेंगे इसमें से हमने के लिए को हटा दिया। और के लिए क्या है? के लिए है आपका ये कारक विभक्ति। ये क्या है आपका? ये है आपका कारक विभक्ति। ठीक। क्या है के लिए? ये कारक विभक्ति है। तो समास क्या है? समास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शब्दों को छोटा करने में सहायक होती है। अब यदि मैं इसकी किताबी परिभाषा आपको लिखाऊं, तो किताबी परिभाषा इसकी क्या होगी समास की? तो किताबी परिभाषा इसकी होगी क्या? वो होगी दो शब्दों, दो शब्दों, दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच से किसी, दो शब्दों के बीच से किसी, किसी कारक विभक्ति, किसी कारक विभक्ति, या किसी योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, या किसी अव्यय को हटाकर, को हटाकर समीप, को हटाकर समीप लिखने की, लिखने की प्रक्रिया, लिखने की प्रक्रिया समास कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? समास कहलाती। बात क्लियर?
क्या कहा मैंने? दो शब्दों के बीच से किसी कारक विभक्ति, किसी योजक चिन्ह या किसी अव्यय को हटाकर समीप लिखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समास कहलाती है। यानी कि समास क्या है? समास एक प्रक्रिया है जिसके दौरान हम शब्दों को समीप करके लिख सकते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद लिखिए तथा इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान बना शब्द, इस प्रक्रिया के दौरान बना शब्द समस्त पद, समस्त पद या सामसिक पद, सामसिक पद कहलाता है। क्लियर? तो यदि मैं आपसे कहूं कि रसोई के लिए घर से क्या बना दिया हमने? रसोई घर। तो रसोई घर क्या है? ये है आपका समस्त पद। क्या है ये आपका? ये है आपका समस्त समस्त पद। तो समास की परिभाषा आपके समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। क्या? समास एक प्रक्रिया है जो कि शब्दों को छोटा करने का कार्य करती है। अगर मैं दो लाइन में मौखिक रूप से इसकी परिभाषा देना चाहूं तो क्या कहूंगा? समास शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया है। क्लियर बात? और जो वो छोटा शब्द आपका बनेगा इस प्रक्रिया के दौरान, वो शब्द क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका? वो समस्त पद आपका कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। इसके बाद यदि मैं अगली चीज आपसे पूछूं कि समस्त पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? दो शब्दों, दो शब्दों का, दो शब्दों का इकट्ठा रूप, दो शब्दों का इकट्ठा रूप क्या कहलाता है आपका? समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त समस्त पद कहलाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हमारा समस्त पद होता है, इसमें दो पद मौजूद होते हैं। इसमें कितने पद मौजूद होते हैं? इसमें दो पद मौजूद होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें पूर्व पद। सबसे पहला कौन सा होता है? इसमें होता है पूर्व पद। और पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहला। क्या होता है? ये होता है पहला पद। दूसरा दूसरा होता है इसमें उत्तर पद। दूसरा कौन सा होता है इसमें? उत्तर पद। और उत्तर का मतलब क्या होता है? ये होता है बाद वाला पद। कौन सा? बाद वाला, बाद वाला पद। बात क्लियर हो गई होगी। क्या कहा मैंने? समस्त पद क्या होता है? दो शब्दों का इकट्ठा रूप। उसके बाद समस्त पद में कितने पद मौजूद होते हैं? आप कहेंगे दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पूर्व पद यानी कि पहला पद, दूसरा होता है उत्तर पद। क्लियर बात? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं, क्या मैंने यहां पर लिख दिया, ये लिख दिया मैंने चंद्रमुख। क्या लिख दिया? ये लिख दिया मैंने चंद्रमुख। क्लियर? ये क्या है? ये है छोटा रूप। छोटा रूप किसका है? ये चंद्र के समान मुख। यदि मैं इसको खोलकर लिखने लगूं तो क्या लिखूंगा मैं? चंद्र के समान मुख। और इसका छोटा रूप क्या लिखूंगा मैं? ये लिखूंगा मैं चंद्रमुख। तो चंद्रमुख क्या है? ये है समस्त पद। उस समस्त पद में कितने पद मौजूद होते हैं? आप कहेंगे दो। एक होता है पूर्व पद,
और एक होता है उत्तर पद। तो इसमें पहला पद कौन सा है? आप कहेंगे इसमें पहला पद है चंद्र। तो चंद्र क्या है इसमें? चंद्र है इसमें पूर्व पद। और उत्तर पद क्या है इसमें? उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। और बाद वाला पद कौन सा है इसमें? ये है आपका मुख। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपके आपसे? चंद्रमुख में चंद्रमुख में उत्तर पद कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर का मतलब बाद। तो बाद वाला पद क्या है इसमें? मुख। क्लियर हो गई बात? हो गई? होगी। इसके बाद दो चीजें आप और लिखिए। पूर्व पद और उत्तर पद तो होते ही हैं इसमें। दो पद इसमें और मौजूद होते हैं। एक तो होता है इसमें प्रधान पद। कैसा पद? ये होता है प्रधान पद, यानी कि मुख्य पद। और प्रधान पद को ही हम क्या कहते हैं? मुख्य पद। क्लियर? और दूसरा कौन सा होता है इसमें? एक होता है इसमें गौण पद। कौन सा? गौण पद। और गौण पद कैसा होता है? जिसकी विशेषता उस सामसिक पद में बहुत ही कम हो। क्लियर? बहुत बढ़िया। प्रधान पद कौन सा होता है? जिसका प्रभाव ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा प्रभाव वाला पद कौन सा होगा? ये होगा प्रधान पद। और गौण पद कौन सा होगा? ये होगा जिसका प्रभाव ये कम हो, जिसका प्रभाव कम हो। और आप मुझे बताइए कि चंद्रमुख में ही आपका प्रधान पद कौन सा है और गौण पद कौन सा है? तो ये क्या है? तो आप क्या कहेंगे? इसमें जो मुख है, मुख कैसा है? मुख है इसमें ये प्रधान पद। और चंद्र क्या है? चंद्र है इसमें गौण पद। चंद्र क्या है? चंद्र है इसमें गौण पद। क्लियर बात? क्या बताया? समास। समास क्या होता है? एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि शब्दों को छोटा करने का कार्य करती है। कैसे करती है? उनके बीच से योजक चिन्ह को हटा देती है, उनके बीच से कारक विभक्ति को हटा देती है, उनके बीच से अव्यय को हटा देती है। बहुत बढ़िया। और जो वो छोटा रूप हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समस्त पद। और समस्त पद में कितने पद मौजूद होते हैं? आप कहेंगे दो। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहले वाला पद, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद। क्लियर? चंद्रमुख में पूर्व पद कौन सा? जो शुरुआत में मौजूद है, यानी कि चंद्र। और मुख क्या है इसमें? उत्तर पद। दो पदों की हमने और बात की। एक बात की हमने प्रधान पद और एक बात की हमने गौण पद। अब प्रधान पद यानी कि मुख्य पद होगा, यानी कि इसका प्रभाव कैसा होगा? इसका प्रभाव उस समस्त पद में ज्यादा होगा। और दूसरा गौण पद कौन सा होगा? जिसका प्रभाव समस्त पद में ये कम होगा। तो वो कौन सा होगा? वो होगा गौण पद। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलिए। आगे चलने के बाद इसके बाद डालिए आप हेडिंग, ये डालिए आप समास विग्रह। अगली हेडिंग क्या डालिए आप? समास विग्रह। अब समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह होता है दो दो शब्दों या दो शब्दों नहीं, लिखिए यहां पर समस्त पदों। समस्त पद क्या होते हैं? जो छोटा करने के बाद प्राप्त हुए हैं हमें। समस्त पदों के बीच पुनः, यानी कि दोबारा पुनः पुनः कारक विभक्ति, पुनः कारक विभक्ति
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह अव्यय को लगा देने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। लगा देने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। ठीक, यानी कि समस्त पदों के बीच पुनः कारक विभक्ति, योजक चिन्ह या अव्यय को लगा देने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया आपका क्या, रसोई घर। रसोई घर क्या है आपका, आप कहेंगे ये है हमारा समस्त पद। और समस्त पदों के बीच यदि मैं पुनः कारक विभक्ति, योजक चिन्ह या अव्यय को लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समास विग्रह। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रसोई, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समास विग्रह। यानी कि अगर मैं मोटी सी भाषा में आपको बताऊं कि यदि मैं समस्त पद से आपका शब्द को बड़ा करता हूं तो वो प्रक्रिया क्या क्या लाएगी, आपका समास विग्रह है। यदि मैं शब्द को छोटा करके लिखता हूं तो वो प्रक्रिया क्या क्या लाएगी, आपकी समास। क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप लिखिए समास के भेद। क्या लिखिए आप लिखिए समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि समास के भेद होते हैं 6। समास के कितने भेद होते हैं, 6। समास समझ में आया, एक प्रक्रिया है शब्द को छोटा करने की। समास विग्रह शब्द को बड़ा करने की प्रक्रिया है। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। समास के भेद कितने होते हैं, आप कहेंगे समास के भेद होते हैं आपका कितने, ये होते हैं आपका 6। क्लियर, कौन कौन से, सबसे पहला, सबसे पहला होता है आपका अवयवी भाव समास। कौन सा, अवयवी भाव समास, सबसे पहला। दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका, ये होता है ये तत्पुरुष समास। कौन सा, ये तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा होता है, ये होता है आपका, तीसरा कौन सा होता है आपका, ये होता है द्विगु समास। और जो चौथे नंबर का होता है वो कौन सा होता है, ये होता है आपका ये क्रमधारय समास। कौन सा होता है, ये होता है आपका क्रमधारय समास। पांचवें नंबर का कौन सा होता है, ये होता है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठे नंबर का होता है, ये होता है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। समास के भेद कितने होते हैं, समास के भेद होते हैं आपका 6। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा आपका क्रमधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर बात, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से एक चीज आपको नोट करनी है, जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो क्या, सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद, कौन सा पद प्रधान होता है। पद कितने होते हैं, 2, पूर्व और उत्तर। और इसमें भी एक प्रधान पद होता है और एक गौण पद होता है।
तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? आप कहेंगे अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद ये प्रधान होता है। कौन सा पद? इसमें आपका ये पूर्व पद प्रधान होता है। आपका तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास में आपका कौन सा? उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद यहाँ पर आपका प्रधान होता है। आपका द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें भी आपका उत्तर पद यहाँ पर प्रधान होता है। इसके बाद क्रमधारय समास में यहाँ पर भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यहाँ पर भी प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है? कोई भी पद यहाँ पर प्रधान नहीं होता। क्लियर हो गई बात? हो गई होगी। क्या कहा मैंने? समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद होते हैं आपका 6। सबसे पहला अव्यय भाव समास। कौन सा पद प्रधान होता है? आप कहेंगे पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? आप कहेंगे इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है? ये होता है आपका उत्तर पद। और क्रमधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है? इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है? आप कहेंगे द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसका कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? कोई तीसरा पद प्रधान इसमें होता है। क्लियर हो गई होगी बात?